हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 6 मई 2024 और 6 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं यानी कि जिसमें डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न की जो फॉर्मेट है वो चेंज होते हैं। लाइक कि उसमें जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके संबंध में कुछ फैक्ट पूछ ले, या फिर जो रैंकिंग है किसके द्वारा रिलीज की जाती हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो भारत है ये कौन से स्थान पे है, ये आपको बताना है। तो भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 2024 में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023 में भारत इसमें 161वें पायदान पे रहा है। इस बार 2 पायदान ऊपर आया है, 159 प्लेस पे रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो रैंकिंग है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। इस बार का 22वां एडिशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। इसमें जो टॉप कंट्री है उसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। नॉर्वे सबसे ऊपर पायदान पे है। आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो इरिट्रिया जो कि 180वें पायदान पे है। इसमें 180 देशों को इंक्लूड करके एक रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको ध्यान में रखा गया है कि मतलब कितने वर्ष, जो एक इंडिविजुअल वर्ष है उसमें कितने पत्रकारों की किस देश में हत्या हुई है, या जो लोग पत्रकारिता करते हैं उनको किसी देश में अपने कार्य को करने के प्रति कितना सुविधाएं हैं या फिर उनको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, इस बेस पे इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, यह जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है यह प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग अग्नि को बुझाने में कार्य करते हैं यानी कि अग्निशमन का कार्य करते हैं, उनके वर्क के प्रति उनके डेडिकेशन के लिए प्रत्येक वर्ष 4 मई को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शन है यदि हम उनकी बात करें तो अभी देखिए 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व श्रमिक दिवस यह अभी 1 मई को सेलिब्रेट किया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये चारों दिवस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किसने शुरू किया है? देखिए, जो नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान है यह अभी HDFC लाइफ के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसने संभाला है? वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार अभी संभाला है नागेश कपूर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, देखिए, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो शशि भूषण हैं इनको भी राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं इनको भारत के 26वें नेवी चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो प्रतिमा सिंह है इनको भी DPIIT में निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी देखिए, OECD के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। अभी इसमें जो भारत की आगामी 2 वर्षों में यानी कि 2024 और 25 के लिए जो वृद्धि दर है GDP की वो 6.6% का अनुमान लगाया गया है।
ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एडिशनल फैक्ट को देख लेते हैं। तो अभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने 2 मई 2024 को अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान जो लगाया है 6.6% लगाया है। OECD जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1961 में हुई। फ्रांस की जो कैपिटल पेरिस है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। OECD के जो मेंबर हैं वर्तमान में 38 हैं। 2021 में शामिल होने वाला जो 38वां सदस्य देश है ये है कोस्टा रिका। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है संजय मिश्रा को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, जो बाकी के ऑप्शन है यदि हम उनकी बात करें तो अभी जो कृष्णा स्वामीनाथन है इनको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ अभी नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। और जो मौसमी चक्रवर्ती हैं इनको अभी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पद पर मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। और जो रश्मिता झा है इनको एनटीपीसी का नया सीवीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है रश्मिता झा को। नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये जो एचडीएफसी बैंक है इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है अतुल चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो बाकी के ऑप्शंस हैं यदि हम उनकी बात करें तो अभी देखिए जो नरसिंह यादव हैं इनको WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अरुण अलगप्पन हैं इनको भी कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। और जो नाइमा खातून हैं इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नाइमा खातून को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो ये दूसरी बार अभी जीता है जापान ने। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है। तो इसमें जो उज्बेकिस्तान है ये रनर अप रहा है। एडिशनल पॉइंट को देख लेते हैं। तो जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार पुरुष FC अंडर-23 एशियाई कप जीत लिया है। और जापान ने इससे पहले यह जो टूर्नामेंट है 2016 में जीता था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ है। कतर की जो राजधानी है दोहा, यहाँ पर जसीम बिन हमद स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था जिसमें जापान ने उज्बेकिस्तान को 1 गोल से हराया है। और जापान ने 2024 पेरिस समर ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। इसका आयोजन 15 अप्रैल से 3 मई तक कतर में हुआ है। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी येन चलती है। प्रधानमंत्री है जापान की फूमियो किशिदा। देखिए जो जापान है इसके संबंध में एक फैक्ट जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बन जाएगा। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में किसने 3 पुरस्कार जीते हैं? तो देखिए यह जो इमेज आप देख रहे हैं
द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल। इसके लिए ही, मतलब इस पेपर को डिजाइन करने के लिए ही द हिंदू ने 3 पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। ठीक, नीरज के कौशल के पीछे का विज्ञान यानी कि द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल्स, इसके लिए ही इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। और देखिए ये 16वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता है, जो इसमें द हिंदू ने 3 पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, जो नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये कौन है? तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रोअर हैं। हरियाणा के पानीपत से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा का जो पानीपत है यहाँ से यह बिलोंग करते हैं। और देखिए जो नीरज चोपड़ा हैं, इनको भी भारत पेट्रोलियम ने स्पीड के लिए, भारत पेट्रोलियम ने स्पीड के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो देखिए अभी जो भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने नेपाल के कैग के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक, जिनका नाम है तोयम राया, इनके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की अपनी आधिकारिक यात्रा पर गए गिरीश चंद्र मुर्मू ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोनों देशों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो भूटान है, भूटान में 2 दिवसीय यात्रा पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ये जब गए थे, तो भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो, यह मिला है। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो, यह पाने वाले ये पहले विदेशी बन गए हैं भूटान के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए जो बांग्लादेश है, भारत आगामी 5 वर्षों तक बांग्लादेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए जो कजाकिस्तान है, यहाँ पर अभी एससीओ रक्षा मंत्रियों की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन हुआ है। ठीक, कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग हैं। इसके जो संवैधानिक प्रोविजन है उसकी बात करें तो देखिए जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 है, इसके अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। और जो कैग है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। नेपाल राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया चलती है। प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल, ये जो स्काई ब्लू है यह मैप है नेपाल का। ठीक, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। सार्क जो है आप सभी ने सुना होगा, सार्क का हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई थी IQ एयर, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये नेपाल का काठमांडू है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी देखिए जो यूनिसेफ इंडिया है इसकी नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो ब्लैक क्लॉथ पहने हुए हैं, ब्लैक टी शर्ट, यहाँ पर यूनिसेफ लिखा है, ये है करीना कपूर। ठीक है, और जो महेंद्र सिंह धोनी है ये कौन है? क्रिकेटर हैं। इनको अभी एक फ्रांसीसी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोएन। अभी फ्रांसीसी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जो सिट्रोएन है, इसने सिट्रोएन इंडिया के लिए
महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और देखिए जो संजना सांघी है, इनको स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो उसेन बोल्ट हैं, इनको आईसीसी T20 विश्व कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट को। यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और कैथरीन रसेल जो हैं, ये वर्तमान में यूनिसेफ की हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो अभी देखिए राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, इसने यह माना है कि जो किसी भी ग्राम पंचायत में बाल विवाह होता है तो सरपंच को सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो यदि किसी पंचायत में बाल विवाह होता है तो उसके लिए सरपंच को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अच्छा, जो राजस्थान हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? यदि इनका नाम आपसे पूछा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है मानिंद मोहन श्रीवास्तव। मानिंद मोहन श्रीवास्तव, आपको लिखा मिलेगा MM श्रीवास्तव, ठीक है। इसने अभी ठहराया है सरपंच को जिम्मेदार यदि बाल विवाह होता है तो, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द है सरपंच। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 का, इसमें भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। तो जो ग्रामीण स्तर पर जो शासन की इकाई है वो ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वो सरपंच होता है, ठीक है। और देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले लागू करने वाला राजस्थान है। राजस्थान का जो नागौर है, यहाँ पर भारत की पहली पंचायत का गठन किया गया। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, इसने पंचायती राज प्रणाली को लागू किया है। लेकिन सबसे पहला जो राज्य है पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला, वो है राजस्थान का नागौर, ठीक है। और देखिए एक समिति का नाम आपने सुना होगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। राजस्थान राजधानी जयपुर है। इस राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा की 200 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 50 है। राजस्थान राज्य के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट और दर्रा। यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान राज्य के। देखिए जो राजस्थान राज्य है यह एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अभी देखिए यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 में ये जो फिलिस्तीन पत्रकार हैं सभी को प्रदान किया गया है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यह पुरस्कार इंडिविजुअल किसी एक को नहीं दिया गया है, पूरी जो फिलिस्तीन मीडिया की कम्युनिटी है इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका। और देखिए एडिशनल पॉइंट की यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा गाजा में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यहाँ पर जो मीडिया कवरेज हैं इनको कवर करने के लिए, क्योंकि भाई जब कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी आशंकाएं होती हैं जिसमें जो मीडिया कर्मी हैं उनके लाइफ को भी खतरा रहता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी का पालन किया, जिसके लिए जो फिलिस्तीन की जो मीडिया है इसको भी यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में, ठीक है। और देखिए यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1997 को हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए यह पुरस्कार जो है उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अच्छा देखिए यूनेस्को के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और हाँ, आप सभी की डिमांड रहती है स्टैटिक जीके की, तो अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास 2 से 3 महीने तक ले लेते हैं, 2 से 3 महीने तक,
तो जो स्टैटिक पॉइंट है ना वो आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। कोई भी संगठन हो, कोई भी डे, थीम या फिर कोई हेडक्वार्टर है, हेड है, इन सारी चीज़ों को हम डेली बेसिस पे इतना डिस्कस करते ही हैं कि बस आप इतना ही याद रखें। मेरी 20 से 22 मिनट की जो क्लास होती है उसमें मैं ऐसा तो करते नहीं कि आपकी लाइव चैट पढ़ पढ़ के मतलब रिप्लाई देके और उस तरह आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाएँ। तो मेरी छोटी सी वीडियो को आपको अगर आप देखते हैं नॉन स्टॉप तो हो सकता है 1-2 बार में समझ ना आए क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहती है। मुझे जो आपका वक्त है ना इसकी बहुत ज़्यादा परवाह रहती है क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है, आपका वक्त नहीं मिल सकता है। तो आप जब भी फ्री हो मेरी क्लास सुबह देख सकते हैं और रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार डेली बेसिस पे अगर आपको वक्त मिलता है तो इससे होगा क्या, करंट अफेयर वैसे तो ज़्यादा नहीं रहता है टाइम करंट अफेयर के लिए, ये 10 से 12 मिनट में ही कवर हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टैटिक पॉइंट इतने सारे डिस्कस करते हैं और इसका डिस्कस करने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि अगर हम करंट अफेयर को ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ देते हैं तो हो सकता है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी ना मिले और पढ़ने में क्या है थोड़े दिन बाद आप भूल जाएं। लेकिन आप स्टैटिक जीके के साथ यदि को रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और जो स्टैटिक जीके है वो आपको बर्डन नहीं लगेगा क्योंकि स्टैटिक जो है बहुत ज़्यादा होता है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में पूछता है तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो ट्रेंडिंग में चीज़ें होती हैं तो इस तरह पढ़ने में क्या होता है कि जो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई अमेंडमेंट है जो ट्रेंडिंग में होते हैं वो मुझे जानकारी उसके बारे में हो जाती है। ठीक है, तो यूनेस्को जो इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई है और देखिए जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सदस्य देश 195 है जिसमें 8 सहयोगी सदस्य देश हैं। महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले है। भारत में यूनेस्को के द्वारा 42 जो विश्व धरोहर स्थल हैं इनको संरक्षित किए गए हैं और यूनेस्को में शामिल होने वाला जो विश्व धरोहर स्थल है इक्वाडोर का गैलापागोस आइसलैंड, ये पहला है। यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जूलियन हक्सले जो कि ग्रेट ब्रिटेन से है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बल्लेबाज डेवोन थॉमस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए अभी आईसीसी के द्वारा डेवोन थॉमस पर आगामी 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं। इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? तो मैच फिक्सिंग के मामले में इनको दोषी पाया गया है जिसके चलते आईसीसी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी श्रीलंका ने यहाँ पर जो ट्रकों और भारी वाहनों पर आयात पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा लिया है। रसिया जो है यह ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है और जिम्बाब्वे जो है इसने अभी यहाँ पर करेंसी क्राइसिस के चलते हुए एक नई करेंसी जिम्बाब्वे जिग को लॉन्च किया है जो कि दुनिया की सबसे नवीनतम करेंसी है। जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वे जिग। आईसीसी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो इंटरनेशनल पर क्रिकेट होते हैं उनको रेगुलेट आईसीसी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में लोकेटेड है और प्रमुख है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं वी श्रीनिवास जो कि बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इनका अभी 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह राजनीति से यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए मशहूर पत्रकार जिनका नाम है विनय वीर, इनका भी अभी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और एक मशहूर लेखक है पॉल ऑस्टर, इनका भी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है उमा रमणन, इनका भी अभी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चारों जो निधन है अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था,
भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सो इस प्रश्न का आंसर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है, सर्बानंद बरनवाल। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको भी भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग मिला है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।